पाटलिपुत्र लोकसभा सीट जहां से रामकृपाल यादव तीसरी बार जीत के उद्देश्य से चुनावी मैदान में हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। अब आप क्षेत्र में निकलेंगे, लेकिन इस बार क्या आपको इस सीट पर चुनौती समझ में आ रही है? मेरे समझ से जहाँ तक मेरा अपना राजनीतिक अनुभव है, लंबा अनुभव है, पहले भी 3 बार और मैं सांसद रह चुका हूँ, 3 बार एक राज्यसभा में, 4 बार रह चुका हूँ। तो मैंने मन और मिजाज मूड जो भांपा है, क्योंकि मैं लगातार पब्लिक के ही बीच में रहता हूँ, तो विगत 10 वर्षों के अंतराल जो मोदी गवर्नमेंट का काम है और साथ में राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी का काम संयुक्त रूप से है, वो जन जन तक पहुँचा है बिना कोई भेदभाव का। बड़ा काम भी हुआ है, छोटा से छोटा काम भी हुआ है, और यहाँ रहने वाला कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई वर्ग का आदमी हो, उसको लाभ मिला है और बढ़िया लाभ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि कई ऐसी चीज है जनता को जो प्राप्त हुआ है, वो निश्चित तौर पर प्रभावित है माननीय मोदी जी के काम से और नीतीश कुमार जी के काम से। मेरा सवाल यही है, जो पुराने सांसद रहे हैं जिन्होंने जनता के बीच अपने काम को गिनवाया है और उस काम पर वो चुनाव जीतते आए हैं, वो भी आप जैसे बड़े वरिष्ठ, बड़े चेहरे के तौर पर जो लोग देखे जाते हैं एनडीए में, वो भी अगर जनता के बीच जाते हैं तो पीएम मोदी का ही नाम क्यों लेते हैं? आप अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनाते? देखिए, अपनी उपलब्धियां जो है वो जनता के संपर्क करना, सरकार की पॉलिसी होती है, सरकार की नीति होती है और सरकार का काम होता है, वो तो जनता में जाएगा तभी तो प्रभावित होगा। मेरी अकेली क्षमता है कि मैं जनता के हर वो काम को पूरा करूं। जनता हमको वोट की, हमने प्रधानमंत्री जी को चुना, हमने मुख्यमंत्री चुना, तो माध्यम तो वही है। तो काम जो है सरकार के स्तर, सरकार तो काम को कौन कराता है? मोदी जी कराते हैं। कौन कराता है? नीतीश कुमार के। चेहरा तो है, काम तो है, मगर बहुत अच्छा सवाल आपने किया, आप क्या करते हैं? हम मध्यम बनते हैं, सरकार उसके बीच में। जो बड़ा बड़ा पुल हमारे यहाँ बन रहा है, बड़े बड़े रेल लाइन बिछ रहे हैं, स्टेशन बन रहा है, एयरपोर्ट की स्वीकृति मिल गई है, 2 बड़ा हॉस्पिटल मैंने बनवाया है भारत सरकार के सौजन्य से, और रोड, नली, पुल, छोटा काम, बड़ा काम हमारे गिनाऊँ, 4 लेन, 6 लेन, अंडरपास, ओवरब्रिज, ये सारा कुछ मोटे मोटे तौर पर कटाव, बहुत सारा चीज़ है, बिजली, घर, ये सारा कुछ जो काम है उसका माध्यम मैं बना हूँ। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, जनता बताएगी। अब मैं अनुरोध करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ जनता के बीच जरूर जाइए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, तब आपको फैक्ट की जानकारी मिलेगी। मैं पिछले 5 साल 10 साल से यहाँ का सांसद हूँ, जो पाटलिपुत्र लोकसभा है, 10 दिन भी एब्सेंट नहीं हूँ, और कोई ऐसा दिन नहीं है जब 10 गांव में नहीं जाता हूँ और 10 परिवार के सुख दुख का साथी नहीं बनता हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। मेरे साथ कई लोग आए हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, ये मेरे कोई पेड कार्यकर्ता नहीं है, ये आम जनता है। आप बैठी हुई हैं, आपको पता चल रहा होगा। मैं सिर्फ अभी नीचे गया था, ऊपर में मैं नहा के आया हूँ, तो आप पता करिए, या क्षेत्र के किसी कोने में चले जाइए, चाहे वो शहरी इलाका हो, गांव का इलाका हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग में चले जाइए और पूछिए कि आपका सांसद आपके लिए कुछ करता है, आपके लिए कुछ परेशानी को दूर करने में उसकी भूमिका है। काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं। मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं, अपने सहयोगी से कहूंगी कि इस घर की तस्वीर जरा दिखाएं। और चूंकि जब मैं आपके घर पहुंची हूं तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आया है कि ये पुश्तैनी मकान नजर आ रहा है। अक्सर जब सांसद बन जाते हैं लोग तो बड़ा आलीशान बंगला बनवा लेते हैं, पुराना घर छोड़ करके सुंदर जगह, शांत जगह पर। आप ये पुराना बिल्कुल संकीर्ण घर, गलिया, ऐसे बिल्कुल आप नया पुताई करवा दी है इस घर की, यही मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ अपना बेडरूम दिखाऊं, क्यों नहीं आपने बनाया? आप मतलब कुछ सुंदर जगह पर जाकर के बड़ा बंगला बना सकते थे आप। ये घर है रामकृपाल यादव का, ये देखिए जरा। ये पलंग है, ये आपकी शादी का? मेरे शादी का पलंग है। अच्छा, दिखाइए जरा। 35-36 साल हो गए इसी पलंग पर एक
टेबल लगाकर मैं अपने बच्चों के साथ सोया हूँ। तो ये दहेज में तो नहीं मिला था ना? दहेज में नहीं मिला था, जो कह लीजिए, मगर इसके ऊपर भी मेरा रूम है करकट का है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको जब मैं सोता हूँ। मगर अभी 2 साल पहले हमारे बच्चों ने, चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं, हम जॉइंट फैमिली हैं, बड़ी फैमिली है हमारा, तो एक लोन के आधार पर हमारा एक फ्लैट है, मैं बगल में फ्लैट है यहीं बगल पास में, मगर मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे वहीं रहते हैं, कभी कभी आते हैं, मगर मेरा घर, मेरी पत्नी से मैं मिलवाता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया है। तो ये पूरी ज़िंदगी मैंने काटी है, और इसके अलावा कहीं भी कोई अलग से आलीशान भवन नहीं है, कोई मॉल का मालिक नहीं हूँ, कोई फार्म हाउस का मालिक नहीं हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो अपने अपने परिवार के लिए है। 0 बैलेंस रहता है मेरे अकाउंट में, और पूरे 40 साल के कैरियर में मेरे ऊपर एक स्पॉट नहीं लगा है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई अगर प्रूफ कर देगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आप कह रहे हैं कि आपने पैसे कमाए ही नहीं, सिर्फ बिल्कुल नहीं, सांसद के तौर पर जो पैसे अरे आपका आशीर्वाद कमाया है, जनता का आशीर्वाद कमाया है, और वही मेरी ताकत है। ये पहले किचन था? किचन था, ये किचन था। अभी मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ आप, मुझे लगता है क्या आपका जन्म भी इसी घर में हुआ है? नहीं, हमारा एक्चुअली जन्म तो हुआ मेरे ननिहाल में। जब पहले के ज़माने में जब प्रेग्नेंट होती थी तो डिलीवरी केसेस में अपने नैहर में जाया करती थी, तो वहीं अपने मैके में हमारा जन्म हुआ है। बस सब कुछ यहीं हुआ है, मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, सब कुछ यहीं हुआ है। और आइए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो ये हम लोग रामकृपाल जी हाउस टूर दे रहे हैं मुझे, और मैं इनके घर आई हूँ। लेकिन रामकृपाल जी, आप कह रहे हैं कि बच्चे दूसरे घर में रह रहे हैं, आप इसी घर में रह रहे हैं, तो आते जाते हैं हमारे बच्चे। हाँ, हमारा पोता भी आया है मेरे पास, मेरी पत्नी है। आइए जरा, ये दिखाइए, ये इनकी पत्नी है, और पत्नी भी मिल गई है, तो जरा इनसे भी बातचीत कर ली जाए। और क्या मैम इसी घर में रहना है? कभी शिकायत नहीं की कि दूसरा घर बनवाइए? लोग जब सांसद बन जाते हैं तो बड़ा सुंदर सा घर हो जाता है उनके पास। जी नहीं, ये एक घर से तो हम इतना बड़े आदमी बन गए, और एक घर से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग को यही अच्छा लगता है। बिल्कुल सादा जीवन। जी जी, हाँ, सादा जीवन। तो आपको दिल्ली में ज्यादा मन लगता है या यहाँ? नहीं, यहाँ यही मन लगता है। दिल्ली तो हम रह नहीं पाते हैं ना। नहीं, दिल्ली रहने, मेरा घर तो ये है, वो तो सरकार का घर है। इतनी बार से आपके पति जो है वो सांसद रहे हैं, तो आपको अब तक तो मन लग जाना चाहिए था दिल्ली में। जी नहीं, मेरा घर तो यही है। कभी कभी वहाँ भी अच्छा लगता है, लेकिन मूड फ्रेश करके हम अपना घर में आ जाते हैं। जी जी जी, बच्चे, परिवार। जी जी। आप कभी पति के साथ राजनीतिक उसमें जाती हैं कभी, कि मतलब प्रचार में कभी निकल गए साथ? जी नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं घर संभालती हूँ, ये बाहर संभालते हैं। जी। अपना एक बार पूरा नाम बता दें। किरण देवी। ये किरण देवी हैं, पति रामकृपाल यादव हैं, लेकिन क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि मैं ज़्यादा मन नहीं लगता दिल्ली जैसे शहर में, घर पर ही मन लगता है पटना में। और ये मैं उनके घर पहुंची हूँ, इसकी स्थिति भी बहुत सही तो नहीं लग रही है। ऐसी रहेगा? हाँ, ऐसा ही है अभी। ऐसी रहेगा। हाँ, ये देखिए। अभी तक तो यही है, भविष्य की बात मैं नहीं करूँगा। और मेरे जीवन का 40-42 साल हो गया, और ईश्वर की कृपा से मैं कोई न कोई पद पर रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर था, काउंसलर हुआ, डिप्टी मेयर हुआ, असेंबली लड़ा, काउंसिल में आया, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री भारत सरकार का बना, चेयरमैन में था, सब कोई न कोई पद पर था। हाँ, सही ना, सब लोग जानता है, एवरीबॉडी नोज। रामकृपाल जी, आपके सामने इस बार, अच्छा उस सवाल पर भी जाएंगे, लेकिन आप लंबे वक्त तक वफादार के तौर पर माने जाते रहे हैं आरजेडी के, और आरजेडी से आपने चुनाव लड़ा, आप सांसद भी रहे। 2014 में आप पहली बार एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आए, और आपने पाटलिपुत्रा से जीत दर्ज की थी। क्या फ़र्क महसूस करते हैं दोनों पार्टी में? आप कह रहे हैं कि यहाँ तो मैं बिल्कुल सादा हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। आप लोग आरोप लगाते हैं लालू परिवार पर कि वो भ्रष्टाचार में उन्होंने पैसे जो है खूब सारे कमाए हैं, और आज ईडी सीबीआई का डर है। क्या अंतर महसूस करते हैं? अंतर ये है कि मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लोक दल, जनता दल, और फिर बाद में जब राष्ट्रीय जनता दल बना तो उसके बुनियाद डालने में मैं भी एक था।
तो वो वहाँ की जो सोच और विचार थी, एक कमिटमेंट के साथ हम लोग समाज सेवी या राजनीतिक कार्यकर्ता के बने। एक तमन्ना था गरीबों की सेवा करना, निष्ठा भाव से, ईमानदारी के साथ, और उसी भाव के साथ जो लोकनायक जयप्रकाश जी का विचार, स्वर्गीय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का विचार, लोहिया का विचार, इन विचारों से चौधरी चरण सिंह का विचार, वो पार्टी में एक से एक लोग थे जिनके विचारों के आधार पर पार्टी बनी थी, उसके विचारों की बुनियाद पर। और पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता रहा। निश्चित तौर पर पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं इस बात को नहीं भूल सकता। मगर वो विचारधारा बदल गया। जो सोच था, प्रो पुअर, निष्ठा, ईमानदारी, कार्यकर्ता, सब पार्टी के जो भाव थे उसमें सब परिवर्तन हो गया। और मैंने देखा कि जो सामाजिक न्याय की शपथ लेने का हम लोगों ने काम किया था कि सामाजिक न्याय करेंगे, और वो सामाजिक न्याय का धारा जो है या सोच जो है, बदलाव आ गया। कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होने लगी। जो समर्पित भाव, ईमानदार कार्यकर्ता थे, उनकी कोई हैसियत नहीं रही। और उसी में मैं भी था। मेरा कोई कसूर नहीं था कि मुझे अपमानित किया जाता, मुझे हटा दिया जाता। सिर्फ कसूर यही था कि मैं निष्ठावान कार्यकर्ता था, अपने नेता के प्रति वफादार सिपाही था। हनुमान मुझे बोला जाता था, बेटा से अधिक मैं प्रिय थे, बेटा से अधिक मैं करता था। मगर जब वक्त आया तो परिवार को चुना गया, मुझे हटा दिया गया। मेरी ये जो राजनीतिक खेती थी उस पर कब्जा कर लिया गया अचानक। किसी कार्यकर्ता के माध्यम से अगर मुझ में कोई डिमेरिट था, मुझे हटा दिया जाता, मैं स्वीकार लेता। मगर बगैर कोई कसूर को सजा मिल जाए और मेरी राजनीतिक खेती पर आप अपने परिवार के लोगों को कब्जा करवा दिए, कोई योगदान होता। वही 2014 का। हाँ, बाध्य कर दिया गया, मुझे अपमानित किया गया। कहा गया आपसे? क्या कहा? आपको अगर ठीक है पद नहीं मिले, गाली मिले, अच्छा लगेगा? जो स्वाभिमानी आदमी होगा, जिसने सेवा भाव से जनता के बीच में काम किया है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत किया है, नेतृत्व को ताकत देने का काम किया है, वैसे कार्यकर्ताओं को अगर अपमानित किया जाएगा, गाली दिया जाएगा, जिसने पैसा नहीं कमाया, जिसने इज्जत और सम्मान कमाया, जिसने जन कमाया, धन नहीं कमाया, वैसे कार्यकर्ता को अगर अपमानित करिएगा, कोई भी आदमी होगा वो तिलमिला जाएगा और वहां से हट जाएगा। आपको लगता है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है? सिर्फ अपने लालू जी सिर्फ अपने राष्ट्रीय जनता दल, अच्छा, वो जनता दल और अब का राष्ट्रीय जनता दल, हाँ, आसमान जमीन का फर्क है। एक केवल कोई आह्वान कर दे, अभी तो संघर्ष कर रहा है ना भाई। अभी राष्ट्रीय जनता दल अभी सत्ता में था, अभी अपोजिशन में आ गया है, तो बहुत सारी इशूज हैं जनता के इशू। कभी राष्ट्रीय जनता दल गिरफ्तारी दिया है, अनाउंस करे कि हमको गिरफ्तार होना है, नेतृत्व कभी नेतृत्व गिरफ्तार हुआ है, डंडा लाठी खाया है, आंसू गैस खाया है, को बिना संघर्ष के अपोजिशन में है। आइए नहीं आह्वान करें ना। हम 2 रात दिन सड़कें पर थे, सत्ता में रह के संघर्ष पर और विपक्ष में रह के संघर्ष कर। अब पता करिए पटना के उन आवाम से। आप कह रहे हैं कि जो लालू यादव की अगली पीढ़ी है, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा है, बिना संघर्ष किए पदों पर। आप ये अरे वो एयर कंडीशन के मकान से निकल करके, एयर कंडीशन मकान से निकलने वाला को क्या एहसास है? दर्द पीड़ा, जिसने पीड़ा दर्द देखा ही नहीं। लालू जी थे, उन्होंने दर्द पीड़ा देखा था, समझा था उनके, हाँ, वो दर्द पीड़ा देखे थे, समझे थे। इसलिए गरीबों के प्रति उस समय जब उस राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ तो काम करने का काम करते थे। मगर अब सब कुछ चेंज। अब वैसे हाथ के नेतृत्व चला गया, कभी कठिनाई देखा ही नहीं है, कभी डंडा खाया ही नहीं है, कभी धूल खाया ही नहीं है। तो ये सोच में परिवर्तन हुआ और इस बाध्य होकर के मुझे उस घर को छोड़ना पड़ा जिस घर को मैंने बनाया था। वो राष्ट्रीय जनता दल परिवार, अब वो परिवार का मैं सदस्य था, हमारे जैसे लोग हट गए, समाप्त हो गए, चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। ये हम लोग किचन में पहुंच गए हैं इनके। और आज खाने में क्या बनाया है आपने? आज हमने खिचड़ी बनाई। हर शनिवार को हम खिचड़ी बनाते हैं जी। तो ये आज आप खिचड़ी ही खाएंगे? खा लिया, अभी खाया है। आप खाएंगी? अब निकलेंगे आप क्षेत्र में? नहीं, शुक्रिया, मैं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं,
आपने कहा कि संघर्ष जो है वो नहीं, लेकिन देखिए आप आज की तारीख में तीसरी बार मीसा भारती आपके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं और वो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वोटों का अंतर पिछले 2 बार में कम था और इस बार उनको उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। चाचा आपको कहती हैं, आदर देती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप विपक्ष में हैं उनके लिए, तो आप पर हमला आवर भी हैं और वो कहती हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया है और काम के बूते पर वो इस बार चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। तो ये जो वोटों का अंतर है उस पर वो खेल रही है, वो कह रही है कि हम इस बार जीत जाएंगे। हर उम्मीदवार के मन में भाव रहता है कि हम जीत जाएं। हारने के लिए कोई थोड़ी लड़ता है, तो जीतने के लिए ही वो लड़ता है, मगर जनता उसके पक्ष में रहेगी तब ना। पूरे 10 साल के दरमियान मैंने जो काम किया है जनता आपको बोलेगी। पुल, अब मेरा आपसे आग्रह होगा कि जिन 5-7 कामों का जिक्र कर रहा हूँ उसका ज़रूर वीडियो ले लीजिएगा, उसको शूट करवा लीजिएगा। मेरी बात में अगर अंतर होगा 6 लेन 4 लेन, ये सवाल तब खड़ा किया जा रहा है जब भारत सरकार की योजना का लाभ सीधे गांव की जनता तक पहुंचा है। 6 लेन 4 लेन पर खड़ा होकर के हमारे प्रतिपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि कौन सा काम कराए। अरे भाई तुम खड़ा हो, यही तो 6 लेन 4 लेन यही तो काम है। मैं मोदी जी का और रामकृपाल का प्रयास है। बहुत रोडों का जाल बिछ गया, सड़क गांव में सड़क गया, बड़े बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। मेरे यहाँ शेरपुर से लेके दिगवारा तक पुल का निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें दियारा का बहुत बड़ा दानापुर का इलाका है। गंगारा पर मैंने रैम गिरवा दिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद NHI ने पहली दफ़ा मेरे अनुरोध पर नॉर्म्स को ढीला करके पुल में पुल गिराने का काम किया है। ये बड़ा काम है। बिजली नहीं था उस दियारा के इलाके में। 10 साल के शासनकाल में बिजली हर घर में, जो गांव का किसान है उसके घर तक पहुंचा। खेत में बिजली जा रहा है। तो आपको बताएं कि नेगुरा से लेके धनियामा तक नई रेलवे लाइन बिछा दिया गया है, उसमें ट्रेन चलने वाली है। बहुत सारे नए स्टेशनों का निर्माण करवाया हमने। बहुत सारे जो अंडरपास और ओवरब्रिज नहीं होने की वजह से लोगों को कठिनाई होती थी रेलवे का, वो मैंने करवाया है। कई ट्रेनों का स्टॉपेज करवाया है हमने। बीटा एयरपोर्ट में जो ग्रहण लग गया था, एयरपोर्ट कहीं शिफ्ट होने वाला था या नहीं होने वाला था, बीटा हमारे क्षेत्र में है। वो बीटा में हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वीकृति मिल गई है। 2 महीना में काम भी प्रारंभ होने वाला है। मुगल सराय से लेकर के ये क्यूल तक का जो है 3rd लाइन 4th लाइन बहुत दिन से पुराना डिमांड था, वो भी सर्वे हो रहा है, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। औरंगाबाद से बीटा रेलवे लाइन की स्वीकृति मिल गई है, फाइनल सर्वे होने वाला है। अभी 275 करोड़ रुपये की राशि मिली है, आगे और भी राशि मिलने वाला है। यही नहीं, यहाँ हमारा मसौड़ी में बिर्रा बांध, न जाने 50 वर्ष से वहाँ से किसानों का डिमांड हो रहा था। मेरे प्रयास से राज्य सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया है। एक नहीं अनेकों काम मैं बता सकता हूँ, मगर ये मैं पूछना चाहता हूँ जो सवाल खड़ा कर रहा है हमसे। एक सांस में आप सारे काम गिना गए। अब मेरा सवाल ये है कि जब आपने इतना काम किया है और जब मोदी सरकार, आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने इतना काम किया है, उसके बावजूद दूसरे फेज और तीसरे फेज तक आते आते हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, इस तरीके के मुद्दे को जिक्र करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पकड़ ढीली है और ये सरकार को समझ में आ रहा है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है पिछले 2 फेज में और इसी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारी पार्टी कभी इस तरह के विभेद और इस तरह की मानसिकता से कभी काम नहीं किया। आप ये बता दीजिए कि भारत सरकार के जो विभिन्न योजना, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से काम किए जा रहे हैं, क्या मुसलमानों को वंचित किया जा रहा है? यहाँ कई मुसलमान खड़े हैं, यहाँ आप पूछिए, सब बहुत लोग खड़े हैं यहाँ, देखिए खड़े हैं ये लोग, पूछिए क्या कह रहे हैं? जी बहुत काम हुआ है। सामने सांसद महोदय, इसलिए मत कहिए, मैं मीडिया से हूँ। जी नहीं, सांसद महोदय को देख कर नहीं कह रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार जो कर रही है बहुत बेहतरीन कर रही है। सभी समुदाय के लिए कर रही है। एक समुदाय, कोई खास समुदाय के लिए नहीं कर रही है, सभी समुदाय के लिए काम हो रहा है। सब मुस्लिम आबादी है, ये सारे के सारे लोग मुस्लिम हैं। एक सभी भी मुसलमान आ गए हैं। सभी के लिए काम हुआ है। पानी, बिजली, पुल, एलिवेटेड रोड बन रहा है अभी हमारे यहाँ, मेरे प्रयास का। बीटा से लेके वो क्या बोलता है वो दानापुर तक, एम्स तक जा रहा है।
हॉस्पिटल का निर्माण मैंने कराया है कि 350 बेडेड का भारत सरकार की योजना से बीटा में और फुलवारी शरीफ में 100 बेडेड, वहाँ 350 बेडेड दिया। केवल क्या वहाँ हिंदू लोग ही जाते हैं? क्या कोई भाजपा के समर्थक जाते हैं? क्या ये जो गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन मिल रहा है क्या केवल हिंदू समुदाय को मिल रहा है? मेरा सवाल वही था कि हिंदू मुसलमान की बातचीत करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्यों एनडीए बार बार अब कह रही है कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमानों को ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, इस तरीके की बातें क्यों हो रही है तब जब आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार सबके बारे में सोचती है? ये बताइए कि पिछले 10 साल में कोई एक एक्शन से मुसलमान भाइयों और बहनों का कोई नुकसान हुआ? हमको बता दीजिए। ये 3 तलाक का मामला कम इशू है क्या? माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम नहीं किया है क्या? या आम योजना जो है मुफ्त में भोजन नहीं मिलता है क्या उन लोगों को? अगर करोड़ों लोगों को भोजन मिल रहा है मुफ्त में तो 2 वक्त का रोटी का जो सवाल है, क्या इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है? आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलता है? क्या इनके घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ? क्या इनके गांव और गलियों तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ? क्या 4 हाईवे और ये मेट्रो चल रहा है, मेट्रो का लाइन बिछने वाला है पटना में, जो हमारा क्षेत्र से लेके आगे तक, क्या इस पर नहीं चढ़ेंगे ये? अरे सबके लिए काम, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसी मूल मंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार, 29 कुमार की सरकार काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि देश के 60% युवा बेरोजगार हैं। पीएम हिंदू हैं, सीएम हिंदू हैं तमाम राज्यों में, और उसके बावजूद तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू हैं, उसके बावजूद हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? इस पर बातचीत क्यों हो रही है? उन्होंने सेना अध्यक्ष को भी बीच में लिया है। और ये सब, इन सब लोगों का विचार बिल्कुल संकीर्ण है। ये लोगों को भड़का करके वोट लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे नहीं। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि महागठबंधन जिसको लीड कर रहा है कांग्रेस पार्टी, जो प्रधानमंत्री भी शायद बनने वाले नहीं हैं, बनेंगे तो वही बनेंगे, तेजस्वी यादव नहीं बन जाएंगे, आदरणीय लालू जी नहीं बनेंगे तो वही बनेंगे। हम ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं, आज़ादी के 60 वर्षों तक किसके हाथ में सत्ता गई? सत्ता किसके हाथ में गई? क्यों नहीं ये जो देश में रहने वाले पिछड़ा हैं, गरीब हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, रोजी रोजगार क्यों नहीं मिला? बिहार को नंगा भिकमंगा क्यों बना के रखा? हम सवाल करना चाहते हैं। और 15 साल तक इनकी सरकार थी जहां मैं था। 15 साल की बातें छोड़ दीजिए, 15 साल से तो एनडीए की भी सरकार है यहाँ। ठीक है, कितने रोजगार भाई? ये जो गिना रहे हैं 5 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी ये दिए हैं। या अपने डिपार्टमेंट में 17 महीने के ही डिपार्टमेंट का रहा है, 5 पर डिपार्टमेंट है, 5 नौकरी भी अगर दिया होगा अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से तो हमको कोई बता दे। ये उन्होंने कहा कि हमने जब नीतीश चाचा पलट करके हमारे पास आए थे तो हमने यही एकमात्र शर्त रखी थी कि हम पहले कलम से नौकरी देंगे, और हमने नौकरी दी, इसलिए हम उसको कैश कर रहे हैं। पहले कलम से नौकरी देंगे तो कहाँ पहले कलम से नौकरी दी? ये सारा नौकरी जो है योजनाबद्ध तरीका से होना था, चरणबद्ध तरीका से। यूपीए, ये एनडीए की जो सरकार थी और 7 निश्चय योजना के तहत। मीसा भारती ने ये कहा कि चेहरे पर, वो अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और आप चेहरे की बातचीत करते करते में आपने कहा कि एक वक्त में आप लालू जी के काफ़ी करीबी न सिर्फ लोग थे, बल्कि आपके चेहरे पर ही आपको ज़बरदस्ती टिकट दिया गया था। ये मैं समझना चाहती हूँ। कल सवाल खड़ा किया गया मेरे प्रतिपक्ष में, जो मेरी भतीजी खड़ी है, भतीजी तो रहेगी ना, कि मैं अपने चेहरे पर नहीं, ये बात सही है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, क्योंकि मैं दूध बेचने वाला का बेटा हूँ, झोपड़ी में रहने वाला का बेटा हूँ, संघर्ष से जीवन आगे बढ़ा है, मेरी पहचान बनी है। मैं काउंसलर से स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट था कॉलेज का, सीनेटर था, काउंसलर बना, डिप्टी मेयर बना, पहचान बनी, पार्टी के नीति भाव से मैं पार्टी ज्वाइन किया और तब पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। एक बार नहीं, मगर हम ये जानना चाहते हैं, मेरा चेहरा खराब लगेगा ही, क्योंकि मैं दूध बेचने वाला का बेटा हूँ। कोई राजा का दूध बेचने वाला का बेटा तो चेहरा खराब ही रहेगा। अरे चेहरा तो उसका चमकेगा जो राजा का बेटा होगा, जो रानी की बेटी होगी। तो हम राजा हैं ना रानी है ना महल में रहते हैं।
हम तो रंग हैं, झोपड़ी में हैं, रंग है, तो मेरा चेहरा ठीक नहीं होगा, सही बात है। मगर 1993 में जब पटना चुनाव का बाई इलेक्शन हुआ तो मैं उस समय एमएलसी बनाया गया था अपने नेता के माध्यम से। हम आभारी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, हम नमक हराम नहीं है। मगर चुना गया इसी खराब चेहरे को। आपको लालू प्रसाद यादव ने टिकट दी? हाँ, लालू जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, मुझको उन्होंने बुलाया, कहा कि यू हैव टू फाइट इलेक्शन। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं एमएलसी आपने बनाया है अभी हाल में 9 महीना पहले, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। मगर कहा, मैं हाथ जोड़ता रहा, पैर पकड़ता रहा, मगर टिकट मुझे ही दिया, क्योंकि इसी चेहरे पर उस समय राष्ट्रीय जनता दल के बहुत कार्यकर्ता थे, जनता दल के बहुत कार्यकर्ता थे, हमसे ज़्यादा मजबूत हो सकते थे, हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो सकते थे, हमसे ज़्यादा पैसा वाला हो सकते थे, मगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, उन्हें इसी चेहरे पर विश्वास किया और अपने प्रतिद्वंदी को 1,65,000 वोटों से पराजित करने का काम किया था। उस समय ये चेहरा नहीं याद आया था। हाँ, अभी नीतीश कुमार जी और मोदी जी का चेहरा है और रामकृपाल यादव का मेहनत है। तपस्या करता हूं जनता के लिए, सुबह से लेकर रात तक 2 बजे 1 बजे के पहले मैं कभी लौटता नहीं, और हर दिन 10 गांव में 10 परिवार के आंख के आंसू को पहुंचता हूं, उसके सुख दुख का साथी हूं। और अगला आदमी 5 साल में 5 बार भी अपने कार्यकर्ता के, जनता का छोड़िए, मैं तो किसी के यहां जाता हूं बिना जाति पाति भेदभाव, 5 आदमी का नाम बता दे पूरे 5 साल में कि मैंने उसके सुख दुख में रहने का काम किया होगा, तो मैं आज वापस ले लूंगा अपनी उम्मीदवारी को। 5 काम ऐसा बता दे जिसने अपने प्रयास से बड़ा काम कोई करवाया होगा, छोटा कोई काम करवाया होगा, तो मैं उम्मीदवारी से वापस ले लूंगा। ये बात करेगा हमसे। इस बार चुनाव में 2024 के टिकट बंटवारे की जब बात हो रही थी तो ये बात भी सामने आई कि आप चाहते थे कि आपके बेटे अभिमन्यु यादव को टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। अरे बाप, झूठ। हमारा बेटा सक्रिय सदस्य भी नहीं है, मेरा बेटा है, भाजपा का बेटा है, मगर वो सक्रिय सदस्य भी नहीं है, और कहीं भी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। पार्टी ने शुरू से लेकर आज तक भरोसा दिया है, भरोसा किया है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने जो काम किया है, जनता की सेवा की है, उसके एवज मुझे पुनः टिकट दिया है और जनता की सेवा का मौका दिया है पार्टी पतक जनता का। तो कितनी सीटों का बिहार में आप दावा कर रहे हैं? ठीक ठीक लगाइएगा। ठीक 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 ठीक। 40 में कितनी सीटें? 40 में 40, 40 में 40, और ये मैं नहीं बोला हूं, पटना और बिहार की जनता बोल रही है। तो ये जो 400 पार का नारा है, उसमें क्या ये 40 सीटें अहम योगदान देने वाली, और यही वजह? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही ऐसा बड़ा प्रदेश है जहां 40 सीट मिलने वाला है। एक में उसमें पिछले बार 39 मिला था, बस 40। लेकिन कुछ सीटों पर जो फाइट है वो बेहद कड़ी दिख रही है, जिसमें आपकी खुद की सीट है। कोई बात नहीं, हम तो फाइट में रहते ही हैं, बिना फाइट का मजा आएगा जी। एक तरफा लड़ाई होता है, एक तरफा लड़ाई मजा आता है, एक तरफा कोई लड़ाई ना हो। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, चूंकि यहाँ लड़ाई लड़ने वाली जनता है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारी नीति है, हमारा काम है, हमारा नेतृत्व है, हमारी नीयत है। और सामने वाला का न कोई नेता है, न कोई नीयत है, न कोई नेतृत्व है, न कोई विकास है, न कुछ है, न उपस्थिति है, केवल भ्रष्टाचार 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 है, धोखा ही धोखा है। उसके सामने टिकेगा जी। बहुत लोगों को धोखा दे दिया गया, बहुत लोगों को धोखा दिया गया, सब्ज बाग दिखाया गया। अब पटना, पाटलिपुत्रा और बिहार की जनता ऐसे लोगों के धोखे में नहीं आने वाली है। अरे उस आदमी को छोड़ देगा मोदी जी को, जिसने गरीब के आंख के आंसू को पूछा है, जिसने भूखे को अन्न दिया है, जिसने स्वास्थ्य सेवा दिया 5-5 लाख रुपए के हाथ में, जिसने शौचालय दिया, जिसने गरीबों के
घर को देने का काम किया, जिसके घरों में रोशनी देने का काम किया, खेत में बिजली देने का काम किया, गली और नली देने का काम किया, 4 और 6 लेन देने का काम किया, हवाई अड्डा देने का काम किया, हर लोगों के गरीब के हाथ में काम देने, किसानों के खाते में बैंक में 6-6 हज़ार रुपये की राशि देने का काम किया। 1000 काम गिनवा दूंगा नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने आपका भी धन्यवाद। रामकृपाल यादव तीसरी बार एनडीए का पाटलिपुत्र से चेहरा है और क्या इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि सामने तीसरी बार भी मीसा भारती हैं और वो कह रही हैं कि इस बार उनकी जीत भी सुनिश्चित है। 1 जून को यहाँ चुनाव है, 4 जून को नतीजे आएंगे और उसके बाद पाटलिपुत्र एक बार फिर से क्या एनडीए जीत पाती है या ये आरजेडी के हिस्से जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम सवालों का रामकृपाल यादव जवाब देते हुए एबीपी न्यूज़ के साथ उनके घर से हमने उनसे बातचीत की है। अपने सहयोगी CK सिंह के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़ पाटलिपुत्र।